4-5 चीज़ों पे आज आपसे ज़रूर बात करनी है, लेकिन इब्तिदा सर IMF प्रोग्राम से करें, क्या ये स्टाफ लेवल मुआहदे के बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं। तो अगर हम देखें कि हमने हासिल क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्योंकि एक आम आदमी को तो यही समझ में आती है कि हम IMF से पूछ के हर चीज़ करने लग गए हैं कि भाई लाइट जला लें, लाइट बंद कर दें, सोलर पे टैक्स लगा दें, सोलर से टैक्स हटा लें, रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ दे दें, उनसे हटा लें। तो इतना अगर हम टाइट किसी मामले के साथ हैं कि इतनी कॉम्प्लाइंस के अंदर हैं, तो उसका हमें फ़ायदा कुछ हुआ है, होना है आने वाले वक्तों में? दावा दुरुस्त है कि हम ये आखिरी प्रोग्राम की तरफ होंगे? IMF ऐसा होना देगा? क्योंकि एक तबका ऐसा है जो समझता है कि IMF ऐसा होना भी नहीं देगा। शुक्रिया। आपकी आखिरी बात से मैं आगाज़ करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम हम मुकम्मल तौर पे लेटर एंड स्पिरिट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी शायद चंद प्रोग्राम पाकिस्तान को लेना होंगे, क्योंकि जो हमारा इस वक्त एक्सटर्नल डेट है वो काफ़ी हद तक अनस्टेबल है, और उसके लिए हमें IMF का जो एक छत्र छाया है वो चाहिए होगी। अब IMF की वजह से क्या खोया, क्या पाया, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो तो यही है कि एक दिवालिया होने से बच के, आपको याद होगा कि जो एक PDM की गवर्नमेंट थी, केयर टेकर सेटअप से पहले, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको ज़ाती तौर पे IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करना पड़ी थी स्टैंड बाय फैसिलिटी के लिए। पाकिस्तान उस वक्त बिल्कुल दिवालिया होने से सिर्फ घंटों की मुसाफत पे था, और उस स्टैंड बाय एग्रीमेंट की वजह से हमने देखा कि वो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा टल गया। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इसकी वजह से एक अचीवमेंट है वो रुपए का स्टेबल रहना है। हमने देखा कि एक वो दौर भी था जबकि रुपया जो है वो रोज़ाना, जब हम सुबह उठ के अखबार खोलते थे, TV लगाते थे, तो पहली खबर यही होती थी कि आज रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर इतने % खो चुका है। तो पिछले 1.5-2 साल से आप देख रहे हैं कि रुपया जो है वो एक 278-280 रुपये के एक रेंज बाउंड उसकी कदर है डॉलर के मुकाबले में, जिसने एक थोड़ी सी सर्टेनिटी हमारी मईशत में ला दी। वरना मुझे याद है कि उन दिनों में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त से मेरी मुलाकात हो रही थी, जिनका ये कहना था कि जी आप फिनांस मिनिस्टर साहब को जाके ये कन्वे कर दें कि रुपया जो है वो बेशक 400 रुपये डॉलर कर दें, लेकिन हमें बता दें कि ये 6 महीने रेट यही रहेगा, ताकि हम अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके ऑर्डर्स को देख सकें कि किस रेट पे हम अपनी इंपोर्ट करेंगे या किस रेट पे हम अपने एक्सपोर्ट करेंगे। इतनी ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल हो चुकी थी, और ये सारा कुछ करने के लिए IMF जो है वो आपसे सिंपल ये कहता है कि अगर आप उधार ले रहे हैं तो आप उसको चुकाएंगे कैसे, कर्ज को अदा कैसे करेंगे, क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाएंगे या अपने अखराजात कम करेंगे। और वहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो अपने आमदनी बढ़ाने के लिए ज़ाहिर है कि वो टैक्सेशन मेजर्स की तरफ इशारा करती हैं कि कौन कौन से नए टैक्स लगाएंगे, किन सेक्टर्स को टैक्स में लेके आएंगे जो पहले से टैक्स नहीं अदा कर रहे, और ख़र्चे कहाँ से कम करेंगे। और जब आप ये तय कर लेते हैं, और ये हमारी आम जिंदगियों में भी ऐसे ही होता है, अगर हम किसी से उधार लेने जा रहे हैं, कर्ज लेने जा रहे हैं, तो वो खा वो बैंक है या खा वो हमारा दोस्त है, वो हमसे यही जानना चाहेगा कि अच्छा इसको लौटाने का तरीका क्या होगा और कहाँ से होगा। और IMF भी यही जानना चाह रहा होता है, और यही वजह है कि फिर हमें उससे पूछना पड़ता है कि क्या हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसमें से टैक्स इतने % कुछ कम कर सकते हैं, क्या हम बिजली पे सब्सिडी देने के काबिल होंगे, क्या हम पेट्रोल पे सब्सिडी देने के काबिल होंगे, और अगर नहीं होंगे तो IMF का फौरी सवाल होता है कि अच्छा अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस एक्सपेंस को मीट कहाँ से करेंगे, कहाँ से आप नए रेवेन्यू के मौके जो है वो पैदा करेंगे कि आप इसको कंपनसेट कर सकें। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि IMF और पाकिस्तान या कोई भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान की जगह उनके दरमियान चलता है। अच्छा सुलरी साहब, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से आज ही खबर आई है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो उसको विद होल्डिंग टैक्स में भी कुछ रिलीफ मिलेगा जो बायर होगा उसको, और इसके साथ साथ फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी जो है उसको भी कुछ कम किया जाएगा। तो 2-3 इकदाम इस तरह के हों, 2-3 और ऐसे मेजर्स हों, तो हम अपने रियल एस्टेट सेक्टर को चला पाएंगे? क्योंकि हम अगर आम तौर पे किसी से बात करें तो वो कहता है कि रियल एस्टेट तो ठप हो गया। मेरा ख्याल हमें दो चीज़ों में फ़र्क रखना चाहिए, एक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक है रियल एस्टेट सेक्टर।
हम दोनों को मिक्स करके और फिर उन दोनों के लिए कुछ जो है आसानियाँ लेने की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो डेफिनेटली उससे रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं, उससे घरेलू ज़रूरियात जो हैं वो लोगों की पूरी हो रही हैं, उससे मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है, अगर हम उसको कंस्ट्रक्शन से अलहदा कर देते हैं तो वो सिर्फ फाइलों की खरीदो फरोख्त रह जाता है, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त रह जाता है, जो कि इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए ले रहे होते हैं कि उसको कुछ अरसे के लिए होल्ड करें और फिर उसको प्रॉफिट पे आगे बेच दें। और IMF या कोई भी जो आपको साहिब मशवरा देने वाला होगा, अगर आप उससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की रिलीफ की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए रिलीफ लेना ज़्यादा आसान होगा बजाय इसके कि हम उसको रियल स्टेट सेक्टर के रिलीफ की बात करें। रियल स्टेट सेक्टर पे जो अभी गैर मुसद्दका इतलात आ रही हैं, और मैं गैर मुसद्दका इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हमारे साथ सामने IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, वो नहीं आया जिसमें कि इसकी डिटेल होगी, मेमोरेंडम ऑफ एक जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्लानिंग होता है। लेकिन जो रिलीफ दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कि 1% के करीब विद होल्डिंग टैक्स में सेलर को रिलीफ है, 1% के करीब जो है वो उसमें सेल्स टैक्स पे रिलीफ है, एक्साइज ड्यूटी पे सॉरी रिलीफ है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी शायद इसकी वजह से थोड़ी सी कोई चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो जाएं। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा कि अगर हम सिर्फ फाइलों की मूवमेंट देखना चाहते हैं तो वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है उस तरीके से वो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, और इस वक्त हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाना चाहिए। अच्छा सुलेर साहब, विंडफॉल टैक्स बड़ी उसमें जो है वो क्वांटिटी के अंदर यहाँ बड़ा अमाउंट उसका जो है वो रिसीव हो गया है बैंकों से, तो उसका बुनियादी सबब ये निकला है कि जी सिंध हाई कोर्ट में जो हुक्म इम्तना था, स्टे ऑर्डर था, वो ख़त्म हुआ है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत कुछ ऐसा प्लान करेगी कि वो तमाम चीज़ें जो कोर्ट्स के अंदर फंसी हुई हैं, अगर वो FBR को उस पर क्लियरेंस मिलती है, FBR उसके ऊपर जल्दी प्रोसेस होता है, तो FBR को कोई फ़ायदा हो सकेगा या कोई मुल्क में टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर हो सकेगा? हुकूमत इस तरफ कुछ सोच रही है, कुछ इतला है आपके पास? ये जो 2 रिलीफ मिले हैं सिंध हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से, 23 बिलियन रुपए का और 11.5 बिलियन रुपए का, जाहिर है कि वो कोर्ट ने एक मेरिट पे फैसला दिया होगा और उसने तमाम हकायक जो हैं वो देखे होंगे। इससे जो सिर्फ इन 2 केसेस से सबक निकलता है वो ये है कि अगर हुकूमत अपनी कानूनी और जो टेक्निकल टीम है उसको स्ट्रेंथन कर ले तो वो कोर्ट में आर्गूमेंट कर सकती है और उस आर्गूमेंट को विल कर सकती है, अगर वाक़तन जो है वो इसकी तरफ तवज्जो दे। और अगर ये ऐसा हो तो शायद जो बाकी बहुत से स्टेज हैं उनमें भी हुकूमत या FBR जो है वो कहीं ना कहीं पे अपना मौक़िफ़ कामयाब जो है वो कामयाब तरीके से डिफेंड कर सके। हो सकता है कि यहाँ पे उसके पास मेरिट नहीं है, वहाँ पे डिफेंड ना भी कर पाए, लेकिन कम से कम अगर ये केसेस जो है कोर्ट्स में एक्सपेडाइट होना शुरू होते हैं और हुकूमती साइड जो है वो तैयारी करके जाती है, तो कम से कम वो अपने केस को प्लीड करने के काबिल तो हो, और उसके बाद अदालतें जाहिर है कि केस के मेरिट के हिसाब से उनका फैसला कर रही हूँ। सर, हुकूमत की कोई विल आपको नज़र आती है कि वो चाहती है कि फास्ट ट्रैक पे इन केसेस के फैसले हों, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू रुका हुआ होता है इसकी वजह से? जी बिल्कुल ये नज़र आ रहा है, इसकी तरफ 12 जो है आला सतही इजलास में बात भी हुई, इस पे आला सतही लेवल पे बयानात भी दिए गए, और अब ये इन 2 केसेस के बाद ये काफ़ी क्लियर हो गया है कि गवर्नमेंट इस मामले पे, और ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि अगर आप सिंपल इसी वजह से स्टे ऑर्डर चल रहे थे कि सरकारी वकील पेश ही नहीं होते थे या सरकारी वकील तैयारी करके नहीं आते थे, तो कम से कम अगर अब सरकार जो है वो अपनी तैयारी के साथ आए तो इनमें से बहुत से केसेस जो हैं उनका फैसला हो सकता है।